मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे भाई आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा। जैसे कि पता है आप लोगों को, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग को बेसिक चैप्टर्स है हमारे पास जिनको हमने कवर करना है। उसमें से सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास एंजाइम का, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है आपकी फर्स्ट बुक 1 का, इसको हम कवर करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर कवर करनी है प्रॉपर्ली, उनको कवर करते हैं। तो फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको जब आप देखेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा एंजाइम की ना, तो एंजाइम एक्चुअली है क्या? एंजाइम को जनरली हम बोला करते हैं, अच्छा इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन काफी सारी ऐसी बेसिक चीजें जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम है क्या। एक्चुअली एंजाइम की बात करता हूं तो एंजाइम क्या है भाई? बायोकैटलिस्ट है, सही है। यूजुअली हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट है हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पे कंसीडर किया जाता है। अच्छा, प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब ये है कि ये एंजाइम जितने भी हुआ करते हैं वो सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बना हुआ करते हैं। साथ साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बायोकैटलिस्ट की। तो बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होगा? मैं बहुत स्पेसिफिक टारगेट करूंगा इस चैप्टर के अंदर, वो चीजें हिट करूंगा जो कि आमतौर पे मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की हैं। वो चीजें जो मैं बार-बार डिस्कस कर चुका हूँ वो आपको आती होंगी, और नेचुरली जो एकदम में आपने पढ़ा होगा वो आपको आता होगा। आप उससे बेहतर अंदाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं? हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि बेसिकली ये हमारे पास क्या है? बायोकैटलिस्ट है, और बायोकैटलिस्ट के साथ साथ हम इसको कंसीडर करते हैं क्या? प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है, सही ना। देखो बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या? प्रोटीनेशियस का मतलब तो हमें पता है, बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? बायोकैटलिस्ट का मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कैटलिस्ट का जनरली मतलब हुआ करता है कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दे, या फिर आमतौर पे क्या कर दे? स्लो कर दे, ऑल्टर कर दे, चेंज कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, और खुद को कंज्यूम नहीं होने देता उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हम जनरली ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे जब भी मेंशन करेंगे, हम जब भी बोलेंगे कैटलिस्ट की बात है, अगर हम बायोकैटलिस्ट बोल रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैटलिस्ट होगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैटलिस्ट जो क्या कर सके? बेसिकली केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सके, चेंज कर सके, वो हमारे पास जनरली क्या कहलाता है? बायोकैटलिस्ट। और उसको हम जनरली क्या बोला करते हैं? एंजाइम बोला कर सकते हैं, बोला करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शन है, उन तमाम केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे आपकी बॉडी के अंदर, तमाम केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है? एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को ऑल्टर कर देता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पीड की ऑल्टरेशन करता है, स्पीड को चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ये बात समझना है कि स्पीड को ऑल्टर करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एंजाइम हो गया इन जनरल, ठीक है। अच्छा, अब एंजाइम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एंजाइम ऑल्टर कैसे करता है? एंजाइम ऑल्टर करता है बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? लो डाउन कर देता है। किस तरीके से कम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को? ये तरह कंसेप्ट आपने समझना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस सबसे पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि हमारे पास एनर्जीज हैं क्या, ठीक है, और एनर्जी कन्वर्जन किस तरह से होती है जनरली अगर हम कंसीडर करें। अब आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेजरली केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, मेजरली फिजिक्स पढ़ चुके हो, मेजरली बायोलॉजी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास केमिकल, अगर हम जब भी बात करते हैं एनर्जीज की, तो एनर्जीज आपको पता होंगी, ठीक है। जनरली हम कंसीडर करते हैं कि बच्चों को एक्टिवेशन एनर्जी पता हुआ करती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ करता है यहाँ पे? देखो, अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब आमतौर पे बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब हुआ करता है, तो बच्चे आमतौर पर बोला था कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कहलाती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम बोला करते हैं, हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज किया करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसको मैं हमेशा बोला करता हूँ बेटा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मिनिमम से बेहतर टर्मिनोलॉजी हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो कि क्या करेगी? किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकती है, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर सकती है। देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, जस्ट एग्जांपल कंसीडर, एक एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करो कि मैं जनरली कंसीडर कर लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, मैं बहुत जो है वो आई एम अ पुअर गाय, ठीक है, आई एम अ पुअर गाय, फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर करें, ठीक है। सो अब मैं स्कूल जाने के लिए पेंसिल लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पेंसिल अफोर्ड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सो मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं 20 रुपीस की पेंसिल आ रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो 10 रुपीस की आती है, बट 20 की आती है, ठीक है। जस्ट आई एम कंसीडरिंग कि 20 रुपीस की पेंसिल आती है, ठीक है, और मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तकरीबन 5 रुपीस है, ओके, कंसीडर कर लेते हैं।
मेरे पास 5 रुपीज और 20 रुपीज की पेंसिल आ रही है, तो मेरे पास अपने कितने 5 रुपीज हैं और मुझे टोटल अमाउंट कितना चाहिए 20 रुपीज की चाहिए, तो 20 रुपीज चाहिए ताकि मुझे क्या कर सकूं, मैं पेंसिल खरीद सकूं और मैं स्कूल जाके काम कर सकूं उससे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं चलेगा मैं मार्केट में जाकर पेंसिल खरीदने की कोशिश करूंगा, तो शायद मैं पेंसिल को नहीं खरीद सकता। उसकी बेसिक वजह क्या है, बिकॉज मेरे पास कितने 5 रुपीज मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब अगर कोई मुझे 15 रुपीज दे दे या मैं कहीं से बोरो कर लूं 15 रुपीज, तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कोई मुझे खुद से दे दे या मैं कहीं से बोरो कर लूं किसी से मांग लूं, तो फिर वो 15 रुपीज मैं फॉर द टाइम भी मांग के अपने पास 5 रुपीज और वो 15 रुपीज को एडिशनली कमाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ और मार्केट से पेंसिल ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कोई एक कैटलिस्ट है, ठीक है, कोई एक ऐसा जो हमारे पास बंदा है, जानदार है, जो एक ऐसा शख्स है जो मुझे बोले नहीं यार आप 15 रुपीज दे दीजिए ताकि आप अपना काम पूरा कर सकें। इसी तरीके से एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी होती है, जैसे मेरे पास 5 रुपीज है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स की अपनी एक सर्टेन एनर्जी होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। उस इंटरनल एनर्जी को अप टू दैट लेवल, दैट थ्रेशोल्ड लेवल, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर कर दी जाती है। किसको डिलीवर कर दी जाती है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर कर दी जाती है किसको, किसी भी एक, अगर कंसीडर करें किसी भी एक ऐसे इंसान को जिसके पास फॉर एग्जांपल वो एनर्जी नहीं है, किसी भी एक ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके पास वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल को वो एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वो जो 15 रुपीज मैं कहीं से बोरो कर रहा हूँ या 15 रुपीज को मुझे दे रहा है, तो उसी तरीके से एंजाइम क्या करता है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देता है, वो एनर्जी दे देता है जिससे वो क्या हो सके, जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी चली जाए थ्रेशोल्ड लेवल तक, उस लेवल तक जहां पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उनका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो नेचुरली हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान और इंटर मतलब हम आसान अल्फाज में बोले तो जैसे मैंने बात की कि अगर मॉलिक्यूल के पास 5 जूल अपनी एनर्जी है और उसको कितनी एनर्जी तक पहुंचना है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए 20 जूल तक पहुंचना है, तो ये जो 20 जूल है इसके पास, ये जनरली हम कंसीडर करते हैं इसका क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल या थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए हम जनरली कंसीडर करते हैं कि एंजाइम को बेसिकली क्या है, ये एंजाइम की अपनी या ये मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है, ठीक है, इसको हम जनरली कंसीडर करते हैं इंटरनल एनर्जी बेटा, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी है या हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जनरली हम कंसीडर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करो हुआ क्या, हुआ ये कि अब इसके अंदर कितनी रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास यहाँ पे 15 जूल्स और रिक्वायर्ड है, इस 12 जूल को कन्वर्ट करने के लिए 20 जूल्स के अंदर 15 जूल रिक्वायर्ड। अगर एंजाइम क्या करे, एंजाइम ये हमारे पास जो 15 जूल है इसको डिलीवर कर दे, किसको डिलीवर कर दे, ये इस एनर्जी को अगर डिलीवर कर दे किसको, इसके मॉलिक्यूल को, तो नेचुरली क्या होगा, मॉलिक्यूल 5 जूल से काम पहुंच जाएगा 20 जूल्स के अंदर, और जैसे वो पहुंच जाएगा तो वो फटाफट से क्या करना शुरू कर देगा, रिएक्शन करना शुरू कर देगा। थ्रेशोल्ड लेवल वो हुआ करता है, वो लेवल हुआ करता है जहां पे आपके पास केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं एंजाइम एक्चुअली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, मॉलिक्यूल को। अब पढ़ाया इस तरीके से जाता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के, एक्टिवेशन एनर्जी इज अ गैप, ठीक है, क्योंकि गैप किसके दरमियान है, इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के दरमियान गैप है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को क्या कर देता है, लो कर देता है, ठीक है, कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। मिनिमाइज से ज्यादा वो बेहतर वर्ड रहता है, ठीक है, मिनिमाइज की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, बट इन जनरल बायोलॉजी के अंदर जब हम टर्मिनोलॉजी बार-बार यूज करते हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि मिनिमाइजेशन से ज्यादा अच्छा जो होता है वो हमारे पास बेसिकली हुआ करता है, हम कंसीडर करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फौरन से हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सही। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंजाइम इस एनर्जी को प्रोवाइड करते हुए खुद कंज्यूम नहीं होगा। तो अक्सर आपको क्या देखते हैं, इन एनर्जी कन्वर्जन के अंदर एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है। होता क्या है कि एंजाइम के चैप्टर से जो बच्चों को जहां डिफिकल्टी आती है वो मेजरली ग्राफ्स के अंदर आती है। वैसे तो मैं सारे ग्राफ के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ इस वीक इंशाल्लाह, ठीक है। इस वीक में मैं आपको एक वीडियो जो कि नेक्स्ट वीक अपलोड होगी आपके पास, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस और डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशंस के ऊपर एक वीडियो है, एक एक्स्ट्रा वीडियो है, ठीक है। क्योंकि मुझसे काफी बैच के बच्चों ने बोला है कि सर किया है कि सर हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में बड़ा मसला होता है, हमें बेसिकली अगर हम बात करें हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के अंदर, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस के अंदर इशू रहते हैं, तो उनके ऊपर मैं कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपसे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो के जरिए आप चीजों को देखिएगा। खैर
उसके अंदर हम देखेंगे ग्राफ्स को, लेकिन अगर इनके अंदर जनरली ग्राफ देखें तो हमारे पास दो तरीके से ग्राफ बनेगा आते हैं आमतौर पे। ग्राफ इस तरीके से बना हुआ आता है बेटा, ग्राफ इस तरीके से बना हुआ आता है जनरली अगर हम कंसीडर करें अनफिट के अंदर, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ आता है कि हमारा बताया जाता है हमारे पास एक साइड पे एक्टिवेशन एनर्जी है और दूसरी साइड पे हमारे पास हम कह रहे हैं कि टाइम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं एक साइड पे आप टाइम प्लॉट कर दीजिए और एक साइड पे आप एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ टाइम प्लॉट कर लेते हैं, काम करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट करना चाहें, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन की स्पीड को प्लॉट करना चाहें तो भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सो जस्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होगा हमारे पास जब भी हम बात करेंगे टाइम भी कम लगेगा और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगेगी। मतलब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कोई भी केमिकल, हम जनरली कंसीडर करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल लाइक एक ग्राफ इस तरीके से आता है, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आता है, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड का ग्राफ आता है, यूजुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर आता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं, तो जनरली कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको ज्यादा नहीं चाहिए होगी, ठीक है, आप हम कंसीडर करेंगे और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। या मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक आसान करने के लिए आपको समझाने के लिए या एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। एक ही बात है, कहीं कोई भी प्लॉट करने में साथ में तो उसी ग्राफ के अंदर छूट जाएगा और टाइम यहाँ पे प्लॉट, ठीक है, सही है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन को जिस तरीके से स्टार्ट हुआ कि हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है। तो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी तो ऑटोमेटिकली अब हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं उसको टाइम भी उतना लगा और हम कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ इस तरीके से बना और एक और ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होना है कि हमारे पास क्या हुआ, एक रिएक्शन था उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी तो नेचुरली उसको टाइम भी क्या लगा, कम लगा। तो आप इसमें दो ग्राफ्स बनाते हैं, वो पूछ लेते हैं बेसिकली कि कौन सा कैटलाइज्ड रिएक्शन है, कौन सा नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो हमारे पास हम कंसीडर करते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होने शुरू हो गई बेसिकली हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, टाइम भी कम होने शुरू हो जाता है। सॉरी मैंने इसको इस तरफ बढ़ा दिया, ये इस तरफ बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ बनेगा, टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम कंसीडर करना शुरू करेंगे टाइम और कम करना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर वापस इस तरह से स्पीड इसका बनेगा, ठीक है, और इसका भी इसी तरीके से स्पीड बनेगा। हमारे पास क्या हुआ, इतना टाइम लगा, अगर कैटलिस्ट होगा तो इतना टाइम लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन है, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है इसके अंदर क्या हुआ है आमतौर पर कैटलिस्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो हम आमतौर पर बोला करते हैं ये क्या है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरीके से बनते हैं ग्राफ्स, ठीक है। कुछ इस तरीके के ग्राफ आते हैं, कुछ हमारे पास कर्व्स में ग्राफ आते हैं, डिफरेंट ग्राफ आते हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपको उसके अंदर बता देंगे कि किस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं। बस बेसिकली अगर हमारे पास सबसे सिंपल ग्राफ लीजिए, सबसे बेसिक एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म के थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती गई टाइम कम से कम लगता चला जा रहा है। यहाँ देखिए आप टाइम इतने टाइम के अंदर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होती चली जा रही है तो फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि बेसिकली क्या हुआ, कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो फटाफट से एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, ऑटोमेटिकली टाइम कम से कम लगा होगा। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल 0 सेकंड होगा, यहाँ पे अगर हम 2 सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे हम 4 सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम जैसे एग्जाम्पल कंसीडर कर देते हैं 12 सेकंड, तो नॉर्मल रिएक्शन 12 सेकंड में हुआ, अगर कैटलिस्ट के साथ होगा तो 4 सेकंड के अंदर होता है इन जनरल, ठीक है। सो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो इस तरीके से हमने एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म को पढ़ा। इसके साथ साथ अगर हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम का। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ने बहुत पढ़ी होती है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता बच्चों का। मैं बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेसिक पॉइंट्स लिख दूंगा, समझ लो उसको, इलाबरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, वो देख लो। देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करती है एंजाइम की। एंजाइम बेसिकली क्या हुआ करते हैं, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, जैसे हमने बोलते हैं बहुत कॉमनली टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि क्या हुआ करते हैं, एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं। अच्छा, मजेदार बात ये है कि आपने ये समझना है कि एंजाइम के अंदर क्या प्रोटीन के अलावा मॉलिक्यूल हुआ करते हैं। यस, एंजाइम के अंदर प्रोटीन के अलावा भी नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, अभी हम उसको देखते हैं जरा, ठीक है। जब हम एंजाइम को क्लासिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है इसके अंदर। लेकिन एंजाइम के अंदर इन जनरल अगर हम कंसीडर करते हैं तो एंजाइम को हम जनरली कंसीडर करते हैं कि क्या है, प्रोटीनेशियस है। प्रोटीनेशियस का मतलब है इसके अंदर प्रोटीन लाजमी तौर पर मौजूद होगा। प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीन तो लाजमी तौर पर मौजूद होगा इसके अंदर।
ठीक है, सबसे पहली बात। उसके अलावा इसके अंदर हम बोला करते हैं, स्पेसिफिकली यूज करते हैं कि एंजाइम बेसिकली क्या हुआ करते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। एंजाइम नेचर में क्या हुआ करते हैं, स्पेसिफिक हुआ करते हैं, बिल्कुल नेचर में स्पेसिफिक हुआ करते हैं, यस, ये बात हम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। किस तरीके से आमतौर पे ये जनरली क्या होता है बेटा, थर्मोलेबाइल होता है, ठीक है। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या हुआ करता है, थर्मोलेबाइल का मतलब हुआ करता है टेम्परेचर सेंसिटिव होना। टेम्परेचर सेंसिटिव होने का यहाँ मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यही मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर्स कौन से स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कौन सी ऐसी चीज है जिस टेम्परेचर के ऊपर काम करता है एंजाइम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा देखिए अगर हम थर्मोलेबाइल की बात करते हैं तो थर्मोलेबाइल के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर देखेंगे। जनरली अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करें तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ हमारे पास एक टेम्परेचर हुआ करता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करता है व्हिच इज 25 डिग्री सेल्सियस टू हम कंसीडर करते हैं तकरीबन 40, आमतौर पर इन जनरल 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जनरल, राइट। इसके अंदर बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी, बहुत अच्छी बुक के ऊपर चले जाओगे तो बहुत अच्छी बुक कहती है कि 42 डिग्री सेल्सियस ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम बहुत अच्छे फंक्शन हुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे ज्यादा क्या होता है, ठीक है। और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हम चले जाएं 25 से नीचे की तरफ जाना शुरू, ठीक है, नीचे की तरफ बिलो 25 जाना शुरू है, तो जैसे ही हम बिलो 25 जाना शुरू होते हैं एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, एंजाइम को जनरली हम कंसीडर करते हैं कि जैसे ही बिलो 25 जाना शुरू हो जाएगा तो हम कंसीडर करना शुरू कर देंगे एंजाइम जो हुआ करते हैं वो हमारे पास डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ में अपने दिमाग में रखिएगा कि जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ कि डीएक्टिवेशन हो जाती है, एंजाइम की डीएक्टिवेशन हो जाती है, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है हमारे पास, यस बिल्कुल एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास अगर ये कहाँ पहुँच जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डीएक्टिवेशन स्टार्ट होना शुरू होती है, ठीक है, और 0 डिग्री पे कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर याद रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्लीटली डीएक्टिवेट कौन से टेम्परेचर पर हुआ करता है, कंप्लीटली डीएक्टिवेट हुआ करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाना शुरू हो जाएंगे तो डीएक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि डीएक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, सही है। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की रेंज होने की बात करूं तो मैं कंसीडर करता हूं मैं अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो 45 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम डीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। डीएक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है, इसको टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे अगर हम तो वापस से ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन नहीं अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना शुरू हो गया, मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि अबव 45 डिग्री सेल्सियस अगर जा रहे हैं तो इट मींस कि एंजाइम क्या होना शुरू हो जाएगा, अब एंजाइम होना शुरू हो जाएगा डीनेचर, ठीक है, डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और डीनेचुरेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा डैमेज होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया, इसके बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो गए, ठीक है। जनरली हम कंसीडर करते हैं कि इसके दरमियान क्या होना शुरू हो जाता है, इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हुआ करते हैं हम कंसीडर करते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हुआ करते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स टूटना शुरू हो गए। इसके बाद अगर मैं इसके आगे चलूं तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर हम कंसीडर करते हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं बोलता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो यहाँ पे डीनेचुरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कंप्लीटली क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, यहाँ पे डीनेचुरेशन हो चुकी होती है, यहाँ से ऊपर जाने का टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एंजाइम सबसे अच्छा फंक्शनल कॉन्सेप्ट होता है 25 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और अगर स्पेसिफिकली ह्यूमंस के अंदर देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा है 37 डिग्री सेल्सियस। थर्मोरेगुलेशन के अंदर पढ़ा चुका हूं वैसे 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस हमारा एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम बात किया करते हैं। तो इस बेटर फंक्शनल किस में होंगे, मैक्सिमम फंक्शनल कब किस में होंगे, वो 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे एंजाइम थर्मोलेबाइल होते हैं वैसे एंजाइम पीएच सेंसिटिव भी होगा करते हैं साथ साथ, ठीक है। जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव है वैसे ही हमारे पास हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या हुआ करते हैं पीएच सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। पीएच सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग पीएच के ऊपर काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमें पता होना चाहिए, एग्जांपल हमारे पास होती है, कुछ एसिडिक पीएच की एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ बेसिक पीएच की। जैसे एसिडिक पीएच की एग्जांपल लेते हुए हम किसकी ले लेंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम्स की ले लेंगे। अब मैंने चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ाया है,
ठीक है। उस चैप्टर नंबर 12 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि गैस्ट्रिक एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो जैसे कि टैक्सिन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कौन से एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिव होते हैं, मैक्सिमम भी एक्टिव होते हैं, वो कहते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा कि एसिड की पीएच होती है, उस पीएच के ऊपर बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक एंजाइम है वो एसिडिक पीएच के ऊपर काम किया करते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल एंजाइम, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की बात करूं तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो हुआ करते हैं हमारे पास, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम हमारे पास कौन सी पीएच के ऊपर काम करते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल एंजाइम हमारे पास एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, जिस पीएच को हम क्या जनरली क्या कंसीडर करते हैं, अल्कलाइन पीएच का कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ करता है, इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बताया था आपको पीएच चेंज हो जाती है, अल्कलाइन पीएच हो जाती है, ये पीएच मैक्सिमम हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट बार हम कंसीडर करते हैं कि ये हुआ। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा हुआ करता है, एंजाइम का एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ करता है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट होगा उसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, एंजाइम का, ठीक है। तो एंजाइम बड़ा मॉलिक्यूल होता है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है उसके मुकाबले में क्या हुआ करता है, एंजाइम बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को सबस्ट्रेट क्लियर नहीं होता। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट का मतलब है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स क्या कहलाता है, हमारा सबस्ट्रेट, उनके साथ एंजाइम रिएक्शन करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आप लोग पढ़ते हो। तो जनरली हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रोटीनेशियस है, स्पेसिफिक इन नेचर है, थर्मल अकाल है, पीएच सेंसिटिव है, एंजाइम के पास अपना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ करता है, ठीक है। साथ साथ एंजाइम के ऊपर क्या हुआ करते हैं, आमतौर पे जनरली हम कंसीडर करते हैं एंजाइम के पास बाइंडिंग के लिए, ठीक है, एक्टिव साइट्स मौजूद होती है। एंजाइम के पास मौजूद होती हैं एक्टिव साइट्स, और उन एक्टिव साइट्स के ऊपर हम कंसीडर करते हैं कि क्या करते हैं, एंजाइम के साथ जाके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इनको हम नाम दिया करते हैं, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स हैं इनको हम क्या नाम दिया करते हैं, स्पेसिफिकली नाम दिया करते हैं एक्टिव साइट्स का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कोई भी एंजाइम हमारे पास हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां पे कंसीडर करें, तो अगर मेरे पास एंजाइम है आपको, तो एंजाइम के पास ये क्या होगी, उसकी बाइंडिंग साइट होगी, और ये जो बाइंडिंग साइट होगी ये जनरली हम कंसीडर करते हैं इसको, ये उसकी क्या है, एक्टिव साइट है। तो ये एंजाइम बाइंडिंग साइट हुआ करती है, और एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हुआ करती है, सॉरी, इसको हम क्या नाम दिया करते हैं, इसकी एक्टिव साइट का नाम दिया करते हैं। इस स्पेसिफिक इन शेप हुआ करती है, इन जनरल अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये क्या हुआ करती है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट स्पेसिफिक इन शेप होती है, ठीक है। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी, मैंने यहाँ सिर्फ इसको रैपिड किया, ठीक। तो ये हमारे पास बेसिक एंजाइम की बेसिक्स, जिसके ऊपर एंजाइम बिल्ड किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं। खैर, ये हमारे पास दो बेसिक चीजें थी। अच्छा, इसके अलावा एंजाइम को हम जनरली अगर हम अकॉर्डिंग टू द लोकेशन देखें, अकॉर्डिंग टू द बेसिकली हम प्रेजेंस देखें, तो हम देखते हैं लोकेशन के हिसाब से अगर हम एंजाइम को क्लासिफाई करें, लोकेशन के हिसाब से एंजाइम को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, तो एंजाइम को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह के एंजाइम्स। कौन से दो तरह के एंजाइम्स हैं बेटा, एक हो सकता है हमारे पास जिनको हम नाम दिया करते हैं बेटा एंडो एंजाइम्स, और एक होंगे जिनको हम नाम देंगे एक्सो एंजाइम्स, ठीक है। एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स का मतलब क्या है बेटा, एंडो एंजाइम्स का यहाँ मतलब हुआ करता है वो एंजाइम्स जो कि बेसिकली इंट्रासेलुलर एंजाइम है, सेल के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं, उनको हम नाम दिया करते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स या एंडो एंजाइम्स, ठीक है। और अब इसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कंसीडर करते हो। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कराते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराते हैं जनरली अगर हम बात करें, और भी हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सब हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, सेल के अंदर मौजूद एंजाइम्स होते हैं, उनको हम जनरली कंसीडर भी क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम और एंडो एंजाइम्स। इसके अलावा क्या हुआ करता है हमारे पास एक्सो एंजाइम्स होते हैं, ये एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, जब भी हम जनरली कंसीडर करते हैं इसको, तो
तो ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हुआ करते हैं। इनको हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, सेल के बाहर मौजूद एंजाइम है, इनको हम कंसीडर करते हैं एक्सो एंजाइम्स या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है बेटा, और इनकी बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक होती है। ये आमतौर पर सिक्रीशंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो बेसिकली कहां पे रिलीज होते हैं, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटीज के अंदर काम किया करते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो होते हैं वो सेल के अंदर काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सेल से बाहर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल एंजाइम हो गए, गैस्ट्रिक एंजाइम हो गए, वो सिक्रीशंस के जरिए से कैविटी में आते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, एक्सो एंजाइम्स होते हैं। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स की बात करें, अगर हम गोल्गी एपिडेक्स के अंदर एंजाइम्स की बात करें, अगर हम लाइसोसोमल एंजाइम्स की बात करें, तो वो सब क्या आ जाते हैं हमारे पास, इंट्रासेलुलर आ जाते हैं, तो हम उनको कंसीडर भी क्या करते हैं, एंडो एंजाइम्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास का एंजाइम के बारे में फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हम ऐड करते हैं साथ साथ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ते हैं। एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी हुआ करती है वो थ्योरी है हमारे पास कीलॉक थ्योरी, यानी ये बोला जाता है। ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके हो, बस मैं जस्ट इनको रिवाइज करके कुछ जो चीजें ऐड ऑन होनी की होंगी वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, पूरी आपकी जो बेसिक है उसको असेंबल कर देंगे एक जगह ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। कीलॉक थ्योरी की बात करते हैं तो कीलॉक थ्योरी बेसिकली सबसे पहले किसने प्रेजेंट की थी? तो प्रेजेंट की थी बेटा सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फिशर। ठीक है, इन्होंने फिशर की थी, इन्होंने क्या किया था कि हमारे पास थ्योरी प्रेजेंट की थी। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय फिशर। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की थी इसके अंदर, ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये किसने किया था? ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था पाउल फील्डर और एक का नाम था डी.डी. वुड्स। ठीक है, दूसरे का नाम था डी.डी. वुड्स, डी.डी. वुड्स। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था एक्चुअली। अगर हम बात करें कीलॉक थ्योरी की, तो कीलॉक थ्योरी बेसिकली क्या होती है? कीलॉक थ्योरी होती है हमारे पास हमेशा एक ही बात करती है, कीलॉक थ्योरी आसान सी बात है, आप उनको समझना आनी चाहिए। कीलॉक थ्योरी क्या बात कर रही होती है? कीलॉक थ्योरी बेटा बात कर रही होती है कि हमारे पास क्या होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट जनरली क्या होगा, सबस्ट्रेट से बड़ा होगा। ठीक है, फिर एंजाइम के मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से एंजाइम एक्ट करेगा एज लॉक। ठीक है, एंजाइम है हमारे पास क्या, लॉक की फॉर्म। ठीक है, फिर क्या होंगे, इसके सबस्ट्रेट होंगे। ठीक है, और हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा सबस्ट्रेट होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा सबस्ट्रेट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, जैसा एग्जांपल कंसीडर करते हैं हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह के सबस्ट्रेट और हर एंजाइम का, ठीक है, ये लॉक है हमारे पास, और लॉक कौन एक्ट कर रहा है लॉक के तौर पे, एंजाइम एक्ट कर रहा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। ठीक है, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, हर एक लॉक का एक स्पेसिफिक की हुआ करती है। तो ये हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ये क्या कैसे एक्ट करेंगे, एज की एक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक्ट करेंगे एज की, और हमारे पास क्या होगा, ये सबस्ट्रेट जो होगा, ये वाला जो सबस्ट्रेट होगा, आप लोगों को पता होगा, सबको दिख रहा होगा, ये वाला सबस्ट्रेट होगा, ये क्योंकि एंजाइम की किससे बाइंड कर सकता है, एक्टिव साइट से। ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट की, इसकी शेप बिल्कुल एक्टिव साइट जैसी है, दैट इज व्हाई ये जाकर क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा और एज अ की काम करेगा। और जब की के तौर पे काम करेगा तो एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिवेट, और एंजाइम को एक्टिवेट करने के बाद एंजाइम को क्या करवा देगा, केमिकल रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट एक्ट करता है एज की, एंजाइम एक्ट करता है एज लॉक। ठीक है, तो की जब लॉक में लग जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारे पास लॉक ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि जब लॉक के एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड हो जाएगी तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। तो ये की लॉक थ्योरी थी, ये हमारे पास पहला मॉडल था मोड ऑफ एक्शन का। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा फर्दर इसके अंदर और डिटेल ऐड करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज दे देते हैं, आप लोगों को जो भी कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है एक दूसरा मॉडल है व्हिच इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अच्छा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ना आधा पढ़ाया जाता है, इन अ सेंस के आधा पढ़ाया जाने का मतलब क्या है,
आज में पढ़ाए जाने का मतलब है कि हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हाफ ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, ये कह सकते हैं आप, ठीक है, जितना पढ़ाना चाहिए, बट हाफ ही पढ़ाया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बेसिकली इंड्यूस्ड फिट मॉडल को पढ़ाए साथ साथ, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करें तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर हम क्या देखते हैं, या जनरली अगर हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करें तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं, ये जरा समझते हैं। देखो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली प्रेजेंट किसने किया था, ये प्रेजेंट किया था कॉस्टलैंड ने, ठीक है। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉस्टलैंड, उसने प्रेजेंट किया था। अगर कॉस्टलैंड की बात करें तो कॉस्टलैंड ने बेसिकली हमें क्या किया था, इसका ए पार्ट दिया था, इसका बी पार्ट नहीं दिया था। तो हम ए पार्ट पढ़ लेते हैं, इसका फिर बी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखते हैं, देखो बेटा जब भी इसके ए पार्ट की बात करते हैं ना, तो इसका ए पार्ट क्या बोलता है, ए पार्ट ये बोलता है कि बेसिकली एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंजाइम की कोई एक्टिव साइट है, जैसे एन एग्जांपल कंसीडर करें, ठीक है। जैसे एन एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं एक्टिव साइट इसकी है, सही है। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप बना लेता हूं। अच्छा, एंजाइम की एक्टिव साइट है, और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम कि यहाँ पे मौजूद है कोई खास किस्म की, हम कंसीडर करते हैं जैसे हमने ये डायगोनल बना लिए, ठीक है, और एक हमने बना दिया, इसके साथ साथ हम बना सकते हैं, इसके साथ साथ हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसके साथ साथ हम बना सकते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल बना देते हैं भाई, ठीक है। और एक हम रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर के अंदर हम शेप थोड़ी सी मॉडिफाई कर रहे हैं, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है, हम करते हैं ये, ठीक है, इसकी शेप के अंदर चेंज करते हैं। अब हम बोलते हैं इसके अंदर से कौन सा जाके फिट हो सकता है, कौन सा सबसे जाके फाइंड हो सकता है, ठीक है। मॉडल है, ठीक है। मॉडल का मतलब है बेसिकली 90% जो है वो हमारे पास फील्ड ऑफ थ्योरी को के मॉडल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं बहुत मिनिमली हम कंसीडर करते हैं कि हम किसके मॉडल को फॉलो करेंगे, एंजाइम के मॉडल को फॉलो करते हैं, एंजाइम, ठीक है, मिनिमली। ये नहीं कहते कि हम बहुत ही चेंज करके मिनिमली हमारे पास क्या किया जाता है, एंजाइम के मॉडल को फॉलो किया जाता है। अब अगर हम इधर देखें ना बच्चे, अगर हम इधर देखते हैं इसमें क्या आदमी के अंदर देखते हैं तो 1 2 3 4 में किसी कौन सा माइंड हो सकता है। मैं अगर बोलना शुरू कर दूं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, तो इसमें से कौन सा माइंड हो सकता है। बेसिकली से लगता तो कोई भी नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हाँ क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेसिकली क्या करता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर क्या होता है, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आता है, और एंजाइम जब अपनी एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन लाता है तो बेसिकली कोई किसी मॉडिफिकेशन उसने लेकर आया, वो इस ये मॉडिफिकेशन लेकर क्यों आया था, ताकि उसके पास सबस्ट्रेट नंबर 4 जो है वो जाके क्या हो सके, उसके साथ बाइंड हो सके। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के जो एक्टिव साइट होती है वो क्या हुआ करती है, मॉडिफायबल होती है। अच्छा, जनरली अगर हम कंसीडर करें तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हुआ करती है, रिजिड होती है, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोगों का टेस्ट हुआ था मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। सो ये बात मैं बताता चलूं कि एंजाइम की एक्टिव साइट जनरली हमारे पास क्या हुआ करती है, रिजिड होती है। एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड है, ठीक है। और वहां पे डेलिकेट का आंसर लगा हुआ था, ठीक है, डेलिकेट नहीं हुआ करती है, वो रिजिड हुआ करती है, ठीक है। बट हाँ कहीं कहीं इंड्यूस्ड फिट मॉडल्स के अंदर बेसिकली वो क्या करती है, वो मॉडिफाइबल होती है, रिजिड होती है लेकिन क्या हुआ करती है, मॉडिफाइबल होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है, कि हाँ एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड भी है, यस, लेकिन एंजाइम के अंदर जब भी हम एक्टिव साइट की बात करते हैं तो एक्टिव साइट रिजिड होने के साथ साथ क्या हुआ करती है, मॉडिफाइबल होती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो जनरली हम कंसीडर करें कि क्या है, मॉडिफाइबल एक्टिव साइट है। मॉडिफाइबल एक्टिव साइट का मतलब है कि इसकी एक्टिव साइट पूरी सी अपने आप को क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिजिड तो है लेकिन मॉडिफाइबल है, सेम एडेलिकेट डेलिकेट नहीं करना, लेकिन आपने क्या पढ़ना है, रिजिड है, हाँ भले उसके अंदर आप क्या चीज ऐड कर सकते हो, भले उसके अंदर आप चीज ऐड कर सकते हो, आप क्या बोल सकते हो कि वो क्या होगी, वो मॉडिफाइबल है, रिजिड होगी लेकिन साथ साथ क्या होगी, मॉडिफाइबल। अच्छा, फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर और फर्दर और इसकी डिटेल के अंदर चला जाऊंगा और इसके अंदर चीजें पढ़ना शुरू कर दूं तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल का एक पार्ट 2 है, ठीक है, जो कि बेसिकली किसी ने नहीं बताया, मतलब इन जनरल वो अभी साइंटिस्ट नहीं रिसर्च कर सकता है, ठीक है, बट उसके अंदर हमें क्या पढ़ाया गया, तो ये मॉडल ए है, चलिए मैं इसको बोलता हूँ इंड्यूस्ड फिट मॉडल ए, सही ए। इसका बी पार्ट क्या करता है, इसका बी पार्ट बेसिकली कुछ और बात करता है, वो ये कहता है, वो बेसिकली हमारे पास एक खास किस्म का मैकेनिज्म बताता है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे इनहिबिशन के अंदर, ठीक है, कि इनहिबिटर्स किस तरीके से काम करते हैं और एक्टिवेटर्स इंशाल्लाह। तो बेटा उन्होंने ये बताया कि बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वो उन्होंने बोला कि हमारे पास एंजाइम है, यस बिल्कुल एंजाइम है,
और एंजाइम के अंदर क्या हुआ करता है, एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट भी होती है, बिल्कुल एक्टिव साइट हुआ करती है सर। और एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के साथ साथ उसके साथ क्या हुआ करता है, उसके साथ फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, उसके साथ सब्सट्रेट होंगे। यस सर, बिल्कुल सब्सट्रेट होते हैं और वो सब्सट्रेट नेचुरली कैसे होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, हम उसी शेप में बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। बस मैं ज़्यादा नहीं करा, लंबा नहीं करा, बस मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 2 3। और नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो इसमें से कौन सा जाके बाइंड होगा, तो आप कंसीडर कर सकते हैं हमारे पास इसमें से कौन सा जाके बाइंड हो जाएगा, 3 वाला जाके बाइंड हो जाएगा। सबको अकल हो चुकी है, इतनी अकल है भी और माशाल्लाह से देख भी रहे हो, ठीक है। ये 3 वाला जाके हमारे पास बाइंड हो गया यहाँ से एंजाइम के साथ। अच्छा भाई, 3 वाला जाके बाइंड हो गया एंजाइम के साथ, एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे पहली दफा एंजाइम चार्ज एंजाइम चार्ज कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब ये एंजाइम चार्ज कंसेप्ट है क्या, ये एंजाइम चार्ज कंसेप्ट समझ लो, आगे चल के बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ ये कंसेप्ट है, और अगर आपने समझ लिया तो मैं बोलता हूँ बच्चों को ये समझ में आता है, बच्चों को एक्चुअली एंजाइम समझ में आ रहा है, ठीक है। एंजाइम चार्ज कंसेप्ट, एंजाइम चार्ज कंसेप्ट क्या है, एंजाइम चार्ज कंसेप्ट ये है कि एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। एंजाइम के पास एक्टिव साइट के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, नेचुरल चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो चार्जेस ऐसे हो करके हम ये नहीं कह रहे बहुत परमानेंट चार्जेस होते हैं, बहुत लेसर चार्जेस होते हैं, लेकिन चार्जेस मौजूद होते हैं। वो चार्जेस ऐसे होते हैं, वो मौजूद होते हैं किसके लिए, वो हुआ करते हैं सबस्ट्रेट के लिए, ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड हो सके, और जब सबस्ट्रेट बाइंड हो सके तो वो उसको कन्वर्ट कर सके किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो बेसिकली हम जब जनरली कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये तो बाइंड हो गया, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। अब इसको मैं जरा दूसरे एस्पेक्ट से आपको दिखाता हूं। मैं आपको किस एस्पेक्ट से दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हमने कंसीडर किया रेक्टेंगुलर शेप की थी, सब कुछ वैसे ही था, ठीक है। उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे हमने पहले बनाया, कुछ चेंज नहीं करा। हम बस क्या कर रहे हैं, हम इस बार चार्ज कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। चार्ज कंसेप्ट का मतलब है बेसिकली फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे एंजाइम के ऊपर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, सबस्ट्रेट नंबर 3 था। और सबस्ट्रेट नंबर 3 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं वहां पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और परमानेंट चार्ज नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूं बहुत लेसर चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास लेसर चार्ज है फॉर एग्जांपल, और ये लेसर चार्ज एंजाइम का अगेन सबस्ट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, जनरली हमारे पास क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। इसको हम बोला करते हैं, बेटा क्या बोला करते हैं इसको हम, जब ये आप सबस्ट्रेट जाके लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सही है। इस कंडीशन के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब तक के मैंने जितने भी सबस्ट्रेट पढ़े वो सबस्ट्रेट सारे क्या थे, एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो रहे, ठीक है। और जब भी सबस्ट्रेट जनरली क्या हुआ करते हैं हमारे पास, कंसीडर करते हैं हम सबस्ट्रेट क्या करते हैं, एक्टिव साइट से साथ बाइंड होते हैं। मेजरली उसमें क्या हुआ करते हैं, ज्यादातर हमारे पास कैसे हुआ करते हैं, वो हमारे पास ज्यादातर अगेन मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, ज्यादातर एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं। उसमें मेजरली हमारे पास कैसे होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। एक्टिवेटर्स का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन करा देते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं किसको, एंजाइम। तो हम इन जनरल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्टिवेटर्स मौजूद हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास वो पार्ट हैं जो कि क्या कराना शुरू कर देंगे, एक्टिविटी कराना शुरू कर देंगे। इन जनरल हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि बेसिकली वो क्या शुरू कर देंगे, एक्टिविटी कराना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्टिवेटर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम कंसीडर करें, अगर हम इसको आगे की तरफ लेकर चले, अगर मैं इसको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ तो मैं आगे की तरफ क्या लेकर चलूँगा, आगे की तरफ लेते हैं, ठीक है। और सॉरी हमने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है बॉन्ड। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आता है, जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक और हाई चार्ज पार्टिकल आता है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हाई चार्ज पार्टिकल आता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कंसीडर कर लो, हम इसका नंबर देते हैं 4, राइट। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा। जैसे मैंने बोला कि हाई चार्ज सबस्ट्रेट टाइप की चीज आ रही है, हाई चार्ज आ रहा है, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल एंजाइम जैसी नहीं है, ठीक है। सो उसकी सबस्ट्रेट जैसी बिल्कुल भी शेप नहीं है, एंजाइम की एक्टिव साइट जैसी शेप नहीं है, बट एंजाइम के पास आ रहा है। अब एंजाइम के पास आके कहिएगा क्या, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बड़े आसानी से एक एग्जांपल है, तो किसी ये ऐसे ही चल रहा है मार्केट में आजकल, बट ये एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास एंजाइम के पास आता है कौन, सबस्ट्रेट नंबर 4। सबस्ट्रेट नंबर 4 एंजाइम के पास आके पूछेगा आजकल किसके साथ हो, तो एंजाइम बोलेगा मैं आजकल सबस्ट्रेट नंबर 3 के साथ हूं। बोलेगा सबस्ट्रेट नंबर 3, अच्छा सबस्ट्रेट नंबर 3, तो सबस्ट्रेट नंबर 3 के पास आजकल क्या चल रहा है, बोलेगा एंजाइम बोलेगा सर सबस्ट्रेट नंबर 3 के पास चार्ज है,
कितना चार्ज है, सबस्ट्रेट नंबर 4 पूछेगा कितना चार्ज है भाई, तो वो पूछेगा कि तो वो बताएगा उसको ऑब्वियसली एंजाइम बताएगा सबस्ट्रेट नंबर 4 को कि हाँ भाई उसके पास चार्ज है, कम चार्ज है लेकिन सब कुछ सही है, तो नॉर्मल चार्ज चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल सुकून वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। बेसुकूनी होना, परेशानी होना और ड्रामा होना लोगों को ज़िंदगी में बड़ा होता है सबसे इम्पॉर्टेंटली। तो हमारे पास क्या करेगा, 4 वाला ऑब्वियसली 4 वाला एंजाइम को बोलेगा कि भाई देखो हम लोग सही है, ठीक है, सबस्ट्रेट नंबर ठीक है, बहुत कम चार्ज है उसके पास, ये देख लो मेरे पास चार्ज बहुत आ रहा है, भले मैं तुम्हारी एक्टिव साइड जैसा नहीं हूँ, हाँ लेकिन एक्टिव साइड जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास चार्ज बहुत आ रहा है, तो ज़रा सोच लेना। एंजाइम जरा जो है वो फिर आप लोगों को पता है, बाकी तो आप लोगों को पता है माशाल्लाह से, तो मार्केट तो ऐसी चली है ना, सो पता होगा तुम लोगों को। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम ऑब्वियसली क्या करना शुरू कर देता है, एंजाइम जो होता है वो फिर सूखना शुरू कर देगा, एंजाइम बोलेगा हाँ ठीक है इसके पास चार्ज आ रहा है, सो माइट पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ, कुछ देख सकता हूँ, तो एंजाइम क्या करना शुरू कर देता है, एंजाइम बेसिकली क्या करना शुरू कर देता है, एंजाइम बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ, सही है ना, ऐसी बात है जगह तो बनानी जरूरी है ना, ऐसी कंडीशन में तो जगह बहुत जरूरी है आपके, सही। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं according to the nature एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को साथ रखेगा और बेसिकली सबस्ट्रेट को साथ रख के पता नहीं लगने देगा, ठीक है। वो अपने सबस्ट्रेट नंबर 3 के साथ बोलेगा हाँ भाई सही है हम लोग मजे में मौजूद हैं, ठीक है भाई देखो आजकल जो है तुम्हारे पास चार्ज कम हो गया, अगर चार्ज कम है तो मुझे मजा नहीं आ रहा, चार्ज कम होना मजा नहीं आता ना ज़्यादा जिंदगी में, तो चार्ज ज़्यादा चाहिए ना, तो फिर मामला अच्छा नहीं चल रहा है, यू नो एवरीथिंग इज नॉट दैट मच गुड, या समझ रहे हो ना बात को, तो फिर वो बोलेगा एक काम सही है ना, तो इसलिए मैं अपने चार्ज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करो, एक न्यू एक्टिव साइट बिल्ड करो, तो वो जनरली एक्टिव साइट से पूरे क्या करता है, एक और न्यू एक्टिव साइट बिल्ड कर रहा होता है, जिसको हम जनरली बोला करते हैं एलिस्टेरिक साइट, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एलिस्टेरिक साइट कुछ इस तरीके से बन जाती है। अच्छा एंजाइम भी बड़ा ना थोड़ा समझदार होता है, एंजाइम समझदार क्यों होता है, एंजाइम बोलता है सही है 4 वाला सबस्ट्रेट आज है, अच्छा है चार्ज है, लेकिन एक दफा चार्ज मेरे पास आ जाए देन मैं उसे निकालूंगा, पहले नहीं निकालूंगा, ठीक है ना, पहले कट ऑफ नहीं करूंगा, ये ना समझ रहे हो ना, पहले अगर मैंने कट ऑफ कर दिया तो मेरे पास से दोनों पॉसिबिलिटी चली जाएगी, सो मुझे समझदारी से काम लेना है, मुझे क्या करना है, पहली वाली पॉसिबिलिटी को अपने पास रखना, मतलब जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो अपने पास रखनी है तब तक के मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास करीब में, हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ में ना आ जाए, तो फिर हम पहले वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे, तो फायदा नहीं उसका, इतना कम चार्ज है, हमारे पास ज़्यादा चार्ज आ गया तो हम समझ रहे हो ना। सो बेसिकली क्या करना शुरू कर देगा, वो हमारे पास क्या करना शुरू कर देगा, वो हमारे पास इन जनरल हम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, वो क्या करना शुरू कर देता है, वो इसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है, अच्छा ये इसके साथ बाइंड हो जाता है क्योंकि इसके पास चार्ज आ रहा है, इसके पास चार्ज भी कम है, तो जनरली बाइंड हो जाता है, और जैसे ही बाइंड हो जाता है मैंने बोला इस साइट को हम एक्टिव साइट नहीं कहते, इसको हम नाम देते हैं एलिस्टेरिक साइट का, ठीक है। सो ये एलिस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाता है, और जैसे ये बाइंड हो जाता है यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास एक्टिवेटर को बाहर निकाल दिया जाता है, ये एक्टिवेटर होता है, इसको इस सबस्ट्रेट को बाहर निकाल दिया जाता है, ये सबस्ट्रेट पूछता रहता है एक सवाल, मेरा क्या कसूर था, ठीक है, मुझे क्यों निकाला, सही, मेरा क्या कसूर था, वो जिंदगी भर इसी सवाल में घूमता रहता है, मेरा क्या कसूर था, ठीक है। खैर इम्पॉर्टेंट एक्टिवेटर पे भी पूरा फील हो रहा है फिलहाल, ठीक है। सो एक्टिवेटर एक्चुअली एक्टिवेटर को बाहर निकाल दिया जाता है, वो एक्टिवेटर को बाहर निकाल दिया जाता है, निकलता है इनहिबिटर है, निकलेगा या इनहिबिटर, ठीक है, बाद में अलग बात है इनहिबिटर ही निकलता है, ठीक है, तो एंजाइम को सही अच्छा हुआ एंजाइम के साथ पता लग गया एंजाइम को, बात हो रही है ना ज़्यादा सही पता है, बट इन जनरल कंसीडर करें क्या होता है हमारे पास, एक्टिवेटर को क्या कर देता है, वो क्या कर देता है, एक्टिवेटर हमारे पास यहाँ पे बेचारा बाहर निकल जाता है, सो अब हम कंसीडर करेंगे कि एक्टिवेटर हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दो चार, और उसके दिमाग में दिल में हर पल हर वक्त एक ही सवाल होता है कि ऐसा भी क्या हुआ है, और हमारे साथ हमारे पास क्या होता है, इनहिबिटर जो होता है वो बाइंड हो जाता है, और इनहिबिटर बाइंड होकर क्या कर देता है, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो गया तो इनहिबिट कर देता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, इनहिबिटर होता है बेसिकली, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है,
इतना बुरा फील हो रहा है मुझे कि हम दूसरे डायग्राम चलता है। मैं तो एक्टिवेटर को यही बोलूँगा अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, जिंदगी फिर से मौका देगी किसी का, कोई बात नहीं होता है ऐसा। मॉडलिंग यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा और इनहिबिटर क्या कर देगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट, ये कंसेप्ट है किसका, एंजाइम चार्ज कॉम्प्लेक्स का। एंजाइम चार्ज कंसेप्ट ये कहलाता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या हुआ करता है, हार्ड चार्ज, लो चार्ज सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट एलोस्टाइलिक साइट की फॉर्मेशन हुआ करती है। तो ये कंसेप्ट है जो कि आमतौर पे टीचर्स मिस करते हैं इसके अंदर, या टीचर्स नहीं पढ़ाया करते बच्चों को, ये कंसेप्ट नहीं दिया करते एंजाइम का टॉपिक। ये आपको पता होना चाहिए, ये एंजाइम का टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज रिड्यूस्ड फिट मॉडल। रिड्यूस्ड फिट मॉडल के पहला पार्ट तो आप सब पढ़ते ही हैं, ठीक है, पार्ट 2 नहीं पढ़ा करते थे, तो पार्ट 2 वो इस तरीके से होता है और इस तरीके से काम करता है। तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली, अगर हम कंसीडर करें ये हमारे पास एंजाइम के वर्किंग मॉडल हो गया। अच्छा, वर्किंग मॉडल्स के अलावा अगर मैं देखूं तो इसी के साथ मैं आमतौर पर बच्चों को एक्टिवेटर इनहिबिटर पढ़ाता हूं। ठीक है, यूजुअली मेरा मानना है टॉपिक टू टॉपिक रिलेशन बिल्ड करनी चाहिए। फालतू में ये नहीं है कि अभी हम इस टॉपिक को पढ़ लिया तो इसके बाद दूसरा टॉपिक है उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे, फिर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। टॉपिक टू टॉपिक रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बात हुई है। ठीक है, इसके बाद मैं एडिशनली यहाँ पे क्या पढ़ा देता हूँ बच्चों को, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली यही बात कर रहा था, मैं बोल रहा था बच्चों को बेटा एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। एक्टिवेटर्स वो हुआ करते हैं जो एंजाइमेटिक स्पीड को या एंजाइमेटिक के रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे या एंजाइम की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक स्पीड बढ़ाते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ाते हैं, वो जनरली हमारे पास सबस्ट्रेट क्या हुआ करते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, वो एंजाइम के एक्टिवेटर्स होते हैं। और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ हमारे पास सबस्ट्रेट जो होते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं। वो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो इनहिबिटर्स एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या कर दिया जाएगा, कम कर देंगे। ठीक है बेटा, सो एक्टिवेटर क्या कर देते हैं, एक्टिवेटर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, इनहिबिटर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को लो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा, इनहिबिटर्स की बात करें तो दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सही है, हम इन दोनों की बेसिक मैकेनिज्म को देख लेते हैं, तो जरा अगर हमें समझ में आ जाएगा फौरन से हाथ के हाथ, और हमारे पास ये टॉपिक इस हिस्से में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए देख लेते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, सॉरी एक होता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बेसिकली अगर हम बात करें कंपीट करते हैं किसके लिए, एक्टिव साइट से। ठीक है, एक्टिवेटर से कंपीट करते हैं किसके लिए, एक्टिव साइट। जैसा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, जैसा एग्जांपल कंसीडर करो, हमारे पास क्या है, हमारे पास एंजाइम, और एंजाइम के साथ साथ हमारे पास ये क्या है, ये उसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, तो ये एंजाइम है जनरली हमारे पास, और ये हम कंसीडर करते हैं उसकी एक्टिव साइट। ठीक है, ये एक्टिव साइट। सही, अब हम कंसीडर करते हैं एक्टिव साइट के लिए हमारे पास दो तरह के सबस्ट्रेट है। एक सबस्ट्रेट कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये रहा, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी शेप का सबस्ट्रेट है और ये भी शेप का सबस्ट्रेट है। और एक को सबस्ट्रेट और बना देता हूं, ऐसे बना रहा हूं जल्दी आपको समझा। ठीक है, यहाँ हमारे पास सबस्ट्रेट है, कंसीडर कर लेते हैं।
अब अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3 और 4। अब आप इस कंफ्यूजन में होंगे कि 1 जाके फाइंड होगा, 2 जाके फाइंड होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ पॉजिटिव साइन, ठीक है, जैसे एग्जांपल नेगेटिव साइन भी वैसे ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ इतना चार्ज और यहाँ मैं बोलता हूँ इतना चार्ज, तो नेचुरली हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब कौन सा जाके बाइंड होगा, लाजमी है ये 2 एक्टिवेटर नहीं है, ये 2 जो है इनहिबिटर है। तो अब जब जाके 2 बाइंड होगा, एक्टिव साइट के ऊपर ही जाके बाइंड हो रहा है, लेकिन किसकी किसकी जगह जाके बाइंड हो रहा है, इनहिबिटर किसकी जगह, एंजाइम के एक्टिवेटर की जगह। तो जब 2 जाके बाइंड होगा किसकी जगह, हम एंजाइम के, हम आमतौर पे बोलते हैं क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और जब वो इनहिबिटर के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे। लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये इन जनरल हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास बना है ये 2 जाके यहाँ पे लग रहा है, और 2 जाके लगने के बाद एंजाइम क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है। तो हम जनरली कंसीडर क्या करते हैं, कंपटीशन हो गया। यहाँ पे कंपटीशन किसके दरमियान हो गया, 1 और 2 के दरमियान। 1 और 2 में से बेसिकली 1 की शेप भी बिल्कुल वैसी थी, 2 की शेप भी वैसी थी, और 2 के पास क्या चीज आ रही थी, चार्ज आ रही थी, इसलिए उसने जाके इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये वाला फिनोमेना हुआ करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या हुआ करता है, एक्टिव साइट के ऊपर टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि एलोस्टेरिक साइट के ऊपर टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्लासिक एग्जांपल है किसकी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, ये क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव। सही। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हम हमेशा बोलते हैं कंपीट नहीं किया जाता, कंपीट किया जाता है फॉर एलोस्टेरिक्स, ठीक है। इसके लिए एलोस्टेरिक साइट के लिए कंपीट किया जाता है, एलोस्टेरिक साइट से जाके बाइंड होता है एंजाइम का सबस्ट्रेट, और जाके वहां से क्या कराता है, इनहिबिशन कराता है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चे खुद को पूछते नहीं है सवाल, तो माशाल्लाह से हमारे, तो मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ सवाल पूछ के, माशाल्लाह शौक है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जनरली अगर हम बात करेंगे ना, तो बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करते हैं हम। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर क्या देख रहे होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ है, कहाँ होते हैं कॉम्पिटिटिव। देखो बॉडी के अंदर जितनी भी इनहिबिशन, हमारे पास इनहिबिशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिशन होती है, यस फीडबैक इनहिबिशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक इनहिबिशन होती है, बिल्कुल होती है। मैं इसके साथ टॉपिक एंगेज कर देता हूँ, फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। देखो सारे टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू होते हैं। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म तो पढ़ चुके हो, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये तो मैं सबको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये फिजिकल क्लासेस के अंदर जब आप लोगों की क्लासेस हो रही थी, आप साथ थे, तभी हम बात करते थे, तभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक बार बार पढ़ा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक की तरफ ही जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ चुका। इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन को आता हूं। देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हम जैसे बात करते थे, अब देखो जैसे मैं हमेशा एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ ना, डिहाइड्रेशन। चल एग्जांपल चेंज करते हैं, सर लगभग डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। माशाल्लाह से आप लोग हमारी तरह, अगर बहुत अच्छी बात है, मेरी तरह अगर भूखा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, भूखा हो मींस क्या, हर वक्त खा 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, ठीक है, 2-3 घंटे बाद भूख लग जाती है, और कुछ खाना वाना, ठीक है, और जिंदगी एक 2 खाता हो, तो जैसा एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, मेरी तरह भूखा हो या पिज्जा खा जाते हो, तकरीबन 13 इंच का पूरा पिज्जा खा जाते हो अकेले बैठ के। सो अगर आप ऐसे भूखा हो मेरी तरह, तो फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर क्या रहना शुरू हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया रहना शुरू हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब यह है कि आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंटीन्यूअसली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े हुए को देखकर बेसिकली आपके पास ब्रेन से मैसेज जाएगा सीधा कहां तक, पैनक्रियाज तक, ठीक है। ये पैनक्रियाज एक काम करिएगा, प्लीज इंसुलिन रिलीज कर दीजिएगा, ठीक है। इंसुलिन कुछ काम का फैक्टर होता है, वो जाके इंसुलिन रिलीज करवा लो। अब इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर करना शुरू कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। कहां पे, लिवर के अंदर। ये सारा प्रोसेस कहां होना शुरू हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा लिवर में,
ठीक है बेटा, ये सारा प्रोसेस होगा लेवल। अब जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया तो जो था, यानी आपकी बॉडी के अंदर हम कंसीडर करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता वापस से लो होना शुरू हो जाएगा। लो होना शुरू हो जाएगा बिकॉज़ आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में। और जो तमाम ग्लाइकोजन कहां पे स्टोर हो रहा है, तमाम ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है आपके पास किसके अंदर, लिवर के अंदर। तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन के अंदर और ग्लाइकोजन स्टोर हुए जा रहा है हमारे पास लिवर के अंदर, तो नेचुरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, लो डाउन, कम होना शुरू हो जाएगा। और एक दफा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना शुरू हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब वही ब्रेन जिसने पहले मैसेज क्या दिया था, वही ब्रेन जिसने मैसेज क्या दिया था पैनक्रियास को इंसुलिन रिलीज करो। अब इस कंडीशन को देखते हुए जो ब्रेन है वो वापस से क्या रिलीज करेगा, अब वो रिलीज करेगा इनहिबिटर। क्या रिलीज करेगा, इनहिबिटर। ठीक है, इस बार वो क्या रिलीज कर रहा है, इस बार वो पैनक्रियास को भेज रहा है, लेकिन पैनक्रियास को क्या बोल रहा है, पैनक्रियास को बोल रहा है कि इनहिबिशन करा दो, इनहिबिशन करा दो। इनहिबिटर रिलीज कर दिया उसने कि अब इंसुलिन नहीं निकालो, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, कम होके नॉर्मल हो रहा है। तो अब अगर इंसुलिन निकालोगे तो जो ब्लड का ग्लूकोज है वो भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या कराना शुरू करेगा, इनहिबिटर रिलीज करना शुरू करेगा। अच्छा, अभी पैनक्रियास के पास यहाँ पे उसने क्या भेजा था, यहाँ पे भेजा था उसने एक्टिवेटर। इस चीज का एक्टिवेटर, इंसुलिन एक्टिवेटर। ठीक है, फिर इंसुलिन ने अपना काम किया। जब इंसुलिन ने अपना काम कर लिया तो इंसुलिन का काम हो गया। अब फीडबैक मैकेनिज्म है, एक दफा कोई चीज बढ़ रही थी उसको हमने कम कर दिया, हमने उसको ऐसे मैकेनिज्म अप्रोच किए, ऐसा हमने उसका रिस्पांस जनरेट किया कि हमने उसको कम कर दिया। ग्लूकोज बहुत बढ़ रहा था, हमने इंसुलिन रिलीज करा के ग्लूकोज को कम कर दिया। जैसे ग्लूकोज को कम कर दिया, अब और ग्लूकोज को नीचे नहीं जाने देना है, नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करना है। इसलिए क्या कराना है, इनहिबिटर रिलीज करना है। तो ये जो फीडबैक इनहिबिशन हो रही है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर जो फीडबैक इनहिबिशन होती है ना बेटा, ये याद रखिएगा आप लोग, यहां से पढ़ाइएगा। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो फीडबैक इनहिबिशन होती है ना, इन जनरल हम जब भी बात करते हैं आमतौर पे बॉडी के अंदर फीडबैक इनहिबिशन की, तो हम जब भी बॉडी के अंदर फीडबैक इनहिबिशन की बात करते हैं तो ये आमतौर पे कैसी होती है, ये होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, क्योंकि बॉडी को पता है उसने एक्टिवेटर कौन सा रिलीज किया था, तो उसी शेप का क्या रिलीज कर देती है बॉडी, इनहिबिटर रिलीज कर देती है। ठीक है, इनहिबिटर रिलीज करने का मतलब है कि हमारे पास वैसी ही शेप का इनहिबिटर रिलीज कर पा रही है। क्यों, क्योंकि उसको पता था एक्टिवेटर भी कैसा था, हम कंसीडर करके ये रहा, एक्टिवेटर भी रेक्टेंगुलर शेप का था, तो इनहिबिटर भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। बस इनहिबिटर के ऊपर क्या चीज ज्यादा बढ़ा देगी, बॉडी चार्ज ज्यादा बढ़ा देगी। तो जब बॉडी के अंदर इनहिबिशन हो रही है वो ज्यादातर कैसी हो रही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है सब किसके लिए, अगर एक्टिवेटर एक्टिवेट करेगा तो वो भी किसको करेगा, एक्टिव साइट को एक्टिवेट करेगा, और इनहिबिटर इनहिबिट करेगा तो वो भी किसको करेगा, एक्टिव साइट को। क्योंकि बॉडी को पता है कि एक्टिवेटर कैसा था, इसीलिए बॉडी ने क्या किया, इनहिबिटर भी वैसा रिलीज किया जैसे कि जरूरत थी। लेकिन हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें बॉडी के बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंस हो, तो फॉरेन सब्सटेंस को तो नहीं पता हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेटर कैसा है, तो इसलिए उनका इनहिबिटर तो सेम शेप का नहीं होगा। तो उनका इनहिबिटर कैसी भी शेप का, वो अपने पास बस क्या ज्यादा लेकर आता है, स्ट्रॉन्ग चार्ज। इन दोनों की शेप सेम नहीं है, हो सकता है ये बॉडी का एक्टिवेटर हो, नॉर्मल काम कर रहा हो, लेकिन ये इनहिबिटर आया, इनहिबिटर कोई पैथोजन लेकर आ गया, कोई ऐसा जानदार लेकर आ गया जो कि नुकसान करा सकता है, वो इनहिबिटर लेकर आ गया। और ये इनहिबिटर वो लेकर आ गया और उसने बोला कि अब मैं तो तबाह कर दूंगा। ठीक है, अब उसने जब ये बोला कि मैं तो तबाह कर दूंगा और वो ये इनहिबिटर लेकर आ गया, तो हमारे पास ये इनहिबिटर आकर इस एंजाइम के साथ बाइंड हो सकता है और इसकी कंप्लीट क्या कराता है, इनहिबिशन करा सकता है। लेकिन वो किस तरफ कराएगा, वो जाके करेगा एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के रोल में आएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास इनहिबिशन होती है मेजरली कैसी होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन अगर कोई बॉडी के बाहर से इनहिबिशन हो रही है तो वो मेजरली कैसे हुआ करती है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। अगली बात समझ में, यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉज देते हैं। इसके बाद जो चीज नहीं समझ में आई हो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस पार्ट को दोबारा देखिएगा, समझिएगा। बहुत बहुत मोहब्बत से बहुत दिल से समझाया है आपको। उम्मीद करता हूँ जबकि अपना दिमाग बिल्कुल फारिग हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बहुत दिल से ये चीज समझाने की कोशिश की, आपको वापस समझा। अच्छा बेटा,
इसके साथ हमने अगर हम कंसिडर करें इसके साथ हमने क्या देखना है, एंजाइम की टाइप्स देख लेते हैं बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइम के अंदर या अगर हम एंजाइम कंस्ट्रक्शन को, मैं इसको बेसिकली टाइप्स ऑफ एंजाइम से ज़्यादा बेहतर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स बोलता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को के अंदर जैसे बोला वैसे पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पता ही लगा चुके हैं तो इस बात से, ठीक है। तो के अंदर क्या क्या लिखा होता है, खैर हम देखते हैं, हम कवर करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करें अगर हम, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मेंशन कर दूँ। अच्छा ये जो वीडियो है ये एंजाइम के चैप्टर की वीडियो, मैं चैप्टर नंबर 8 मतलब जेनेटिक्स का चैप्टर चल रहा है हमारा, सही सारे क्लास में चल रहा है। वो जेनेटिक्स की वीडियो आपकी अपलोड होती रहेगी, उसके साथ साथ एडिशनली आपके पास एडिशनल चैप्टर आते रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये सारे। और इसके अलावा ये खास तौर पर वैसा ट्रीट वालों के लिए हैं। और इसके अलावा तुम्हारा 11 बचा हुआ है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का 6 चैप्टर नंबर 6 बचा हुआ, वो इंशाल्लाह वो दोनों भी अपलोड करवा दूंगा जल्द से जल्द, ताकि तुम लोगों को सारा का सारा कोर्स कवर हो जाए, सही है। कोशिश है कि इसी सारा का सारा आपका अपलोड हो जाए, सही है मुझे। और फिर जेनेटिक्स की जो दो इस मतलब पार्ट 2 डलेगा इसके साथ, इसके फिर बाद हमारे पास पार्ट 3 होगा, वो पार्ट 3 इंशाल्लाह मैं अपलोड करवा दूँगा संडे को, आने वाले संडे। तो संडे के दिन आपका पार्ट 3 हो जाएगा, जिसके बाद जेनेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है, साथ साथ आपके ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये भी मैं कवर करा दूँगा। फिर अगर अपलोडिंग रह जाएगी तो 11 और की 6 चैप्टर नंबर 6 की रह जाएगी बस, इसके अलावा अपलोडिंग नहीं रहेगी, वीडियोज़ बन जाएंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक को भी अपलोड रहेंगी। साथ साथ हम कंसिडर करें जल्दी करा दूँगा मैं, जो पहले 2 दिन लगातार करवा दूँ, ताकि फिर आपको जो है वो फर्दर आप उनके ऑनलाइन क्लासेस ले सकें और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम सारी चीज़ें कवर कर सकें मैक्सिमम तौर पर, जितनी ज़्यादा कवर कर सकें, ठीक है। सो भाई हम अगर टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो बेटा हम जनरली हम एंजाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एंजाइम को देखूँ, मैं देखो बहुत आसान तरीके से बताऊँगा इसको, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या हुआ करते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं एंजाइम्स जो कि कंप्लीटली प्रोटीन से बने, वो एंजाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने, वो हमारे पास कहलाते हैं प्रोटीओ एंजाइम्स, ठीक है। वो एंजाइम्स जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटीन पार्ट भी है और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी, ठीक है। प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों है। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम बेटा नाम दिया करते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या हॉलो एंजाइम्स, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या जनरली हम उनको नाम दिया करते हैं, कौन नाम क्या दिया करते हैं, एक और नाम दिया करते हैं हॉलो एंजाइम्स का, ठीक है सही। तो ये हुआ एक हुआ करता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, दूसरा हुआ करता है हमारे पास क्या, हॉलो एंजाइम, ठीक है। ये दो एंजाइम हमारे पास, सही। एक तो हो गया प्रोटीन एंजाइम, दूसरा हमारे पास हो गया कॉन्जुगेटेड या हॉलो एंजाइम। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें इसी को लेकर, ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट है, एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं। जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम नाम दिया करते हैं बेटा, इसको हम नाम दिया करते हैं एपोएंजाइम। क्या नाम दिया करते हैं, एपोएंजाइम, ठीक है। क्या नाम दे रहे हैं हम, एपो, जो प्रोटीन पार्ट है इसका। हॉलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, एपोएंजाइम, ठीक है। और जो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट हुआ करता है उसको क्या नाम देते हैं, कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट, किसका नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड या हॉलो एंजाइम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो वो एंजाइम जो कि कॉन्जुगेशन से बना है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन की कॉन्जुगेशन से बना हुआ है, या वो एंजाइम जो कि हॉलो है, बेसिकली क्या है, कंबाइंड बना हुआ है 2 चीजों से, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, उसका नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोस्टैटिक ग्रुप। जनरली क्या बोला करते हैं बेटा, प्रोस्टैटिक ग्रुप, इसको हम क्या बोला करते हैं, हम प्रोस्टैटिक ग्रुप। अच्छा भाई अगर हम प्रोस्टैटिक ग्रुप की बात करें, इस प्रोस्टैटिक ग्रुप को नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, ये प्रोस्टैटिक ग्रुप 2 तरह का होता है। कुछ प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं जो कि हमारे पास कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं। कुछ कैसे होते हैं हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं। जो प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं कोएंजाइम, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर, ठीक है सही है। तो जो प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑर्गेनिक हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं, कोएंजाइम, और जो प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है हमारे पास इनऑर्गेनिक वो क्या कहला रहे हैं, कोफैक्टर। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बना दिया, बहुत आसान कर दिया, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है इसको पढ़ने का,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में यहाँ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है, हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं ना, ये फैक्टर अफेक्टिंग एग्जामिनेटिव एक्टिविटी, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वो तमाम फैक्टर्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो हमने देखे हैं इन जनरली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैं जनरली हमेशा सबसे पहले बात किया करता हूँ किसकी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? अगर हम कंसंट्रेशन के इफेक्ट की बात करें तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ करता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट की बात करें तो हम किस तरीके से समझते हैं इसको? हम हमेशा देखो इस तरीके से समझते हैं बेसिकली कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये हुआ करता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर एंजाइम और हमारे पास जनरली अगर हम बात करते हैं, अगर मैं एक बहुत आसान सी बात करूं, मैं बोलूं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों चीजें मेरे पास बराबर कंसंट्रेशन तो एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंजाइम का 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, सबस्ट्रेट की बात करता हूं मैं, तो सबस्ट्रेट के जस्ट जनरली मैं एग्जांपल के तौर पर होता हूं 50 मॉलिक्यूल, तो एक्टिविटी क्या होगी, हाफ होगी। लाजमी सी बात है, सबस्ट्रेट 50। जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाता रहूंगा, 60 कर दूंगा, 70 कर दूंगा, 80 कर दूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं उसको 90 पे लेकर आऊंगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं अच्छी, बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, 100 करूंगा, तो अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि जितने एंजाइम मौजूद है उतनी क्या मौजूद है, सबस्ट्रेट मौजूद है। तो नेचुरली अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन इफेक्ट की हम बात करते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों के कंसंट्रेशन। हम बोलते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन उतनी होनी चाहिए जितनी किसकी होनी चाहिए, सबस्ट्रेट की होनी चाहिए। तो अगर इक्वल कंसंट्रेशन है तो इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, मैक्स हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि आपने समझना है। क्या है कंसेप्ट? हम कंसेप्ट ये बनाते हैं बच्चों का कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब अगर हमसे बोला जाए कि हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, तो क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ कंसेप्ट आपने बनाना है। क्या होगा अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मैं बोलता हूँ कि एंजाइम के मॉलिक्यूल तो मेरे पास 100 ही है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल मैं क्या कर दूं, 110 कर दूं, 120 कर दूं, 130 कर दूं, जैसे निकाल, क्या फर्क पड़ेगा? नेचुरली कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आप 150 कर ले, कोई फर्क पड़ेगा, 160 कर ले, क्योंकि 100 सबस्ट्रेट जाके 100 एंजाइम के साथ बाइंड होगा, आप सबस्ट्रेट कितने भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंजाइम अपना रिएक्शन करना, अपने रिएक्शन पे स्पीड अपनी स्पीड पर रिएक्शन चलता है। बट सिन बोर्ड की बुक कुछ और है। सिन बोर्ड की बुक क्या कहती है? सिन बोर्ड की बुक कहती है कि थोड़ी सी बढ़ाएंगे मसला नहीं होगा, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप बोलेंगे कि 150 हो गए, 160 हो गए, हमारे पास क्या सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो फिर सबस्ट्रेट क्या करना शुरू कर देते हैं, एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये सिन बोर्ड की बुक बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्या करना शुरू कर देते हैं, जब बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो वो नेगेटिव इफेक्ट क्या करता है, वो नेगेटिव इफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, कम करने का मतलब क्या हुआ करता है, कम करने का मतलब है कम से कम, जितना ज्यादा कम हो सकता है वो उतना ज्यादा कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनिमल इफेक्ट आता है। ये याद रखना, इस नेगेटिव इफेक्ट से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत कम नहीं होती है, मिनिमली कम होती है। ठीक है, तो मैं इसको हमेशा मेंशन करता हूं कि मिनिमली क्या हो रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। बट इन जनरल हमारे पास कंसीडर किया जाता है, मैं सही में बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि एक्टिविटी कम होती है, बल्कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी उतनी रहती है। बट क्योंकि सिन बोर्ड की बुक में तो स्पेसिफिकली हमें पढ़ना पड़ा, ये हमने पहले क्या पढ़ा, हमने ये बात पढ़ी कि एंजाइमेटिक अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम रहेगी, फिर जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है,
और हम बोलते हैं इसको ई मैक्स भी बोलते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम को हम बोलते हैं ई मैक्स, ठीक है। और अगर हम क्या करना शुरू करते हैं, अगर हम और बढ़ाना शुरू करते हैं, 110 करना शुरू करते हैं, 120, 130, 150, 150, 160 से ऊपर ले जाना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा क्या आ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इफेक्ट एंजाइम को मिनिमली क्या कर देगा, इनएक्टिव करना शुरू कर देगा, कुछ उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट खत्म होता है। अच्छा, इसका एक ग्राफ बनता है, सही। अभी इसका भी एक ग्राफ आता है। वो ग्राफ किस तरीके से होता है, वो ग्राफ किस तरीके से, ठीक है। एक ग्राफ पढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर के, पीएच के ग्राफ इंशाल्लाह मैं आने वाली क्लासेस के अंदर मैंने कहा है एक ग्राफ का पूरी वीडियो बना रहा हूँ, वो ग्राफ की वीडियो आप देख लीजिएगा, सही है। फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी। अगर हम बात करें, अगर हम ये मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे हमारे पास, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ये मेंशन करता हूँ मैं ग्राफ को, तो अगर मैं इधर ग्राफ को मेंशन करता हूँ तो मैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं जनरली अगर हम कंसीडर करना शुरू करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ साथ, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो कंसीडर करते हैं सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ 100 है, मतलब नहीं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ 100 है, जैसे एग्जांपल एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी लाजमी सी बात। अब मैं कंसीडर करना शुरू कर देता हूँ, अब ये दोनों बढ़ते बढ़ते दोनों एक पॉइंट पे आकर मिलेंगे। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक वक्त आएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी एंजाइम के बराबर, ठीक है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी 100 हो गई और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी हमारे पास मैक्सिमम हो गई, इस पॉइंट पे दोनों आकर मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास नेचुरली कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि अब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दें हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यस नेगेटिव ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू योर, तो बहुत ज्यादा बढ़ाने पे क्या होगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बुक गलत कहती है, लेकिन कहती है कि क्या होना शुरू हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी थोड़ी सी क्या होना शुरू हो जाती है, मिनिमली कम होना शुरू हो जाता है। वो मिनिमली कम क्यों हो रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ आ जाए, ठीक है, स्ट्रेट बना हुआ आ जाए या थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर तो समझ जाना ये ग्राफ किस चीज का। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा। अब आसान है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कैसे बता चुका हूँ, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, कौन से टेम्परेचर के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हुआ करती है, ठीक है। सारी की सारी बात बताई थी कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल इन नेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। अगर 45 से ऊपर लेकर जाना शुरू हो जाएंगे तो डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 100 पे ले जाएंगे तो डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम बिल्कुल टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पेप्टाइड लिंकेज टूट जाते हैं, उसके अमीनो एसिड के बॉन्ड टूट जाते हैं। तो जनरली अगर हम बात करते हैं, अगर डीनेचुरेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो डीनेचुरेशन के अंदर मैं बताता हूँ बच्चों को, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि डीनेचुरेशन के अंदर याद रखना, डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेजेस ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और हम कंसीडर करते हैं, अगर मैं जनरली कंसीडर करना शुरू कर दूं, हाँ, फिर दूसरा हमारे पास क्या था, फिर मैंने कंसीडर किया था, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर क्या होगा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से कम करना शुरू करते हैं तो इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, डीएक्टिव होना शुरू हो जाता है, डीएक्टिवेशन शुरू हो जाती है, और 0 पे ले जाएंगे तो कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डीएक्टिवेशन का मसला नहीं है, अगर आप टेम्परेचर वापस से लेंगे तो तुम्हारा नॉर्मल रिज्यूम हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा इफेक्ट क्या हुआ करता है, चाहे इसका ग्राफ में इंशाल्लाह ग्राफिकल वीडियो भी होगी उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमने पढ़ना है बेटा इफेक्ट ऑफ पीएच। ये भी आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि पीएच सेंसिटिव होता है एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे पीएच, एसिडिक पीएच पे कौन सा काम कर रहा है, पैप्सिन काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पैप्सिन की पीएच आपकी बुक में कुछ लिखी हुई है, कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने याद रखनी होगा। पैप्सिन की पीएच याद रखना, पैप्सिन की पीएच हम कंसीडर करते हैं 1.4, ठीक है। तो कितनी हो जाती है, 1.4 होती है। बाकी मैंने इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की, अच्छा स्टमक की पीएच कितनी होती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। और पता है आपकी बुक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करती है अपनी बातों से। स्टमक की पीएच की बात करूं ना तो 1.5 से लेकर 2.5 तक,
ठीक है, यानी 2 pH होती है, एवरेज 2 pH होती है। लेकिन क्योंकि पेप्सिन, फिर बुक में लिखा था पेप्सिन की pH 1.4 होती है, मेरे तो ऊपर से जाती है सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब स्टमक पेप्सिन का काम करता है। पेप्सिन की pH, स्टमक की pH क्या है 1.5 से लेकर 2.5 तक, लेकिन pH स्टमक पेप्सिन कहाँ काम करेगा, स्टमक से कंप्लीट क्यों स्टमक की pH इतनी क्यों होती है, क्योंकि HCl 1.5 से लेकर 2.5 तक है pH का यूनिट। बट कहाँ से आ रहे हैं ये तो समझ नहीं आता है। ये तो ये हमारे पास pH है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की pH आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर बताई, अगर नहीं बताई होगी तो आप जब डिस्कशन सेशन हो इस वक्त एक दूसरे पूछते हैं ना, आपको इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की pH दिखा दूंगा, ठीक है, वैसे मैंने बताई मुझे याद था। सो pH वहाँ से आप बाकी सकती, तो एंजाइम का pH सेंसिटिव आल्सो है, तो ये हमारे पास हुआ करता है। इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ करता है, दो इफेक्ट्स और होते हैं चैनल अगर हम कंसीडर करें तो कौन कौन से, एक हुआ करता है हम कंसीडर करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अच्छा, वाटर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जनरली अगर हम कंसीडर करें तो वाटर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कहीं पे भी हो वाटर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जनरली कूलिंग इफेक्ट देखो, वाटर कोई ज्यादा फर्क नहीं डालता, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं डालता। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अगर स्लो भी करेगा तो थोड़ा सा स्लो कर देगा। कब स्लो करेगा, जब बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर रिटेन होना शुरू हो जाए तो सेल कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होना शुरू हो सकता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस और एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन इफेक्ट ऑफ वाटर कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता, ना तो वाटर का इफेक्ट इतना ज्यादा है, लेकिन अगर वाटर कभी इफेक्ट करेगा भी तो हमारे पास क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। हाँ, हाई टेम्परेचर्स में वाटर अच्छा है, हाई टेम्परेचर्स हो बॉडी के अंदर वाटर हो तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छी, ठीक है ना, फिर बड़ा हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अगर हाई टेम्परेचर के अंदर कूलिंग इफेक्ट डालेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, अच्छी होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी बेटा, सही है ना बेटा मेरा बच्चा। हाँ, इसी तरीके से लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, लो टेम्परेचर हो और उसके अंदर वाटर रिटेन होना शुरू हो जाए तो अजीब सी बात है, कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम कंसिडर नहीं करते कि वाटर का कोई इतना जनरल इफेक्ट आएगा, सही है। इसी तरीके से एक और है जिसका हम जनरल कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की बात करते हुए भी मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, एंजाइम को डैमेज कर सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एंजाइम को डैमेज कर सकती है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है कि रेडिएशन बार-बार आने की वजह से एंजाइम डैमेज हो गया, तो वो क्या करेंगे, मिनिमली क्या करेंगे, यहाँ हम कंसीडर करते हैं रेडिएशन का इफेक्ट क्या होगा, मिनिमली होता है, और मिनिमली हमारे पास क्या होता है, मिनिमली लो कर देंगे इफेक्ट को, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो मिनिमली लो कर देंगे, मिनिमली क्या कर देता है, वाटर बढ़ा देता है जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अदरवाइज जो मेजर फैक्टर्स हैं वो कंसंट्रेशन का फैक्टर है, टेम्परेचर का फैक्टर है, pH का फैक्टर, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं KAT, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था एंजाइम, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जल्दी में लपेटा नहीं मैंने कुछ भी, ठीक है, तरीके से पढ़ा है, जितना मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ाता हूँ उतना पढ़ा है, बस हाँ ये किया है कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल करके पढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इधर उधर चैप्टर्स के अंदर, सो आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात की है, जैसे मैंने बोला है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो अपलोड करवा दूँगा, मैंने इसको चैप्टर पर 8 के पार्ट 2 के साथ अपलोड करवा रहा हूँ, सो प्लीज़ इसको देखिए। ख्याल रखिएगा, आप लोग अपना आप लोग सबसे मुलाकात इंशाल्लाह एक और नई वीडियो से, कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ ही रहेंगे जल्दी खत्म करेंगे उनको, फिर हम आपका